Good morning, students. Hope you all are doing well here. Now, beta, as I've made you clear the first 6 principles of accounting, now I'll switch to the 7th principle of accounting, that is cost principle, historical cost principle or cost concept. So, historical cost principle. ये क्या कहता है बेटा? इसमें ये कहा गया है कि जब आपने अपनी बुक्स में एसेट्स को या किसी भी आइटम को रिकॉर्ड करना है, जितने में आपने वो ख़रीदी थी उसी पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है. सो एन एसेट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट एंड कॉस्ट इज़ द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स. तो मतलब क्या है कि आपने उसी रेट पे उसे हमेशा बुक्स में लिख के आगे तक उसकी ट्रीटमेंट्स करते रहना है, जो भी उसमें कहा जाएगा. कौन से रेट पे? जिस पे आपने उसे ख़रीदा था. इसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल. इट इज़ सिस्टमैटिकली रिड्यूस. वो जो एसेट आपने ख़रीदा है वो हर साल आप उसकी वैल्यू कम करते रहोगे बाई डेप्रिसिएशन. द मार्केट वैल्यू में वेरी. अब उसकी बुक वैल्यू आपने तो उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लिख दिया, पर शायद उसकी मार्केट में वैल्यू कम ज़्यादा हो, बट आप अकाउंट्स में उसे शो नहीं करोगे. अकाउंट्स में आप किस पे शो करोगे? जितने में आपने उसे ख़रीदा था. चाहे उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, वो आपको बॉदर नहीं करता. क्लियर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कि एसेट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द कॉस्ट incurred to acquire that asset. Market value is immaterial, it's meaningless for us. Now, what is the benefit of this cost concept? There is no personal judgment. यहाँ पे हम लोग को अपनी पर्सनल कोई जजमेंट नहीं है कि मार्केट वैल्यू हम लोग अब जज करेंगे. अच्छा, इसकी ये मार्केट वैल्यू है. मार्केट वैल्यूज वेरी, बट हिस्टोरिकल कॉस्ट विल नेवर वेरी. इतना खर्चा आया है, इसको लेने में बस उसे रिकॉर्ड कर दूँ. तो यहाँ पे हमारी पर्सनल जजमेंट बिल्कुल भी नहीं है. इट इज़ वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव, so less chances of error here. Next principle is matching principle. In this principle, this says your expenses should match your revenue. जितना आपने खर्चा किया है उतना ही आपका रेवेन्यू होना चाहिए. Means both expenses and revenue should be equal, then only you can calculate your profit or loss. It is necessary to match revenue and expenses to determine operating results of the business. Operating results means your profit and loss. According to this concept, revenue earned during the period must match with the expenses incurred during that period. जितना आपने रेवेन्यू अर्न किया है उतने आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए. इस प्रिंसिपल में इट इज़ नॉट मटीरियल कि आपने वो पैसे रिसीव कर लिए कि नहीं. अगर आपने एनकर कर दिए मतलब खर्चा कर दिया, पेमेंट की कि नहीं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है. इट इज़ नॉट रेलिवेंट व्हेन द पेमेंट वाज मेड और रिसीव्ड. दैट्स वाई इसमें हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट्स करते हैं. खैर ये अभी आपको नहीं इतना समझ आएगा कि क्या मैम कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग. ये जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ आ जाएगा. अभी के लिए आप इतना समझो, मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि हर रेवेन्यू के इक्वली उसका खर्चा होता है. रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस आर इक्वल. हम उसे इक्वल इसलिए करते हैं ताकि हम अपने प्रॉफिट से लॉस ढूंढ सकें. ये बाकी आप दिमाग में रखना, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको ये बता दूंगी कि देखो कैसे हमने इसे इक्वल करके प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढा. नेक्स्ट, डुअल एस्पेक्ट. ये आई हैव ऑलरेडी मेड यू क्लियर इन डबल एंट्री सिस्टम इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर. एवरी ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स हैव अ डेबिट एंड क्रेडिट. हर ट्रांजैक्शन का अगर डेबिट है तो उसका क्रेडिट भी होता है. दैट्स वाई डुअल एस्पेक्ट. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ट्रांजैक्शन का सिर्फ डेबिट हो. नो, एवरी डेबिट हैज़ इक्वल क्रेडिट. ये आपको हमेशा याद रखना है. एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ डबल एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट. मीन्स फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट. ठीक है, जितना आपका डेबिट है उतना ही वहाँ पे क्रेडिट होगा इक्वल अमाउंट का. जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 1 लाख. आपने बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपये कैपिटल डाल के. कैपिटल क्रेडिट है, कैश क्या है? डेबिट. सो 1 लाख रुपये कैपिटल क्रेडिट में है
और उसके इक्वल 1 लाख कैश है डेबिट में. सो एवरी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. नेक्स्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट. इसमें बेटा ये कहा गया है, ये अच्छी तरह पॉइंट समझना आपने, कि जब आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया, आपको मिला या नहीं मिला वो नहीं आपने देखना. जब आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया तभी आपने उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है. जैसे आपने 1 अप्रैल को सेल्स की हैं, उसकी अमाउंट आपको 15 अप्रैल को मिलेगी. आपने कब रिकॉर्ड कर लेना है बुक्स में? 1 अप्रैल को, क्योंकि जब आपने सेल्स की है आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया. इन द सेम वे आपको पेमेंट मिल गई है 15 अप्रैल को, पर आपने अभी उस चीज़ का सेल, उसका ऑर्डर सप्लाई करना है 30 अप्रैल को. तो आप क्या करोगे? आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे 30 को, जिस दिन आपने सेल्स एक्चुअल में की है. क्लियर? दैट इज रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट. Revenue is considered to be realized when a transaction has been entered into. ठीक है, जब आपने ट्रांजैक्शन में चले गए हो. एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इस्टेब्लिश्ड, मतलब सामने वाले से पैसे लेने हैं, वो चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है, तभी आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है. ये वो एग्जाम्पल है जो मैंने आपको भी समझाई है. नेक्स्ट इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट. इसमें ये कहा गया है कि आपकी जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसे हम वेरीफाई कर सके, चेक कर सके. मीन्स एवरी एंट्री मस्ट हैव एन एविडेंस. हर एंट्री का आपके पास सबूत होना चाहिए, तभी आप वेरीफाई कर पाओगे. वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव होने की वजह से क्या है? इट विल बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस. वहाँ पे आपकी पर्सनल जजमेंट नहीं है. जो भी एंट्री आप डालोगे आप दिखा दोगे कि भाई ये देखो, ये अमाउंट थी, मैंने ये डाल दी. आपके पास हर चीज़ का एविडेंस होगा. सो सी, verifiable objective concept. The accounting should be free from personal biasness. Events that are based on evidence are regarded as objective and are able to be recorded in the books of account. जिन events का आपके पास evidence है वही हम objective मानेंगे, free from biasness मानेंगे, और उन्हें ही हम जगह देंगे accounts में रिकॉर्ड करने के लिए. ओके, एविडेंस क्या क्या हो सकते हैं बेटा? इनवॉइस, कैश मेमो, सेल्स बिल, ये सारे एविडेंस होते हैं जिनके बिना पे आपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है. सो दीज आर ऑल योर 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन योर नेक्स्ट क्लास. You can read them, and if you have any doubt, always welcome, and prepare all this 11 accounting standard for your test. Thank you.